everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series, that is our the cell the unit of life. हमने biology series में 2 यूनिट कवर कर ली हैं, that is a unit 1 जिसका नाम है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसके अलावा जो हमारी दूसरी यूनिट है दैट इज़ अ यूनिट 5th जो कि हमारी क्लास 11th की सबसे बड़ी यूनिट है, दैट इज़ अ ह्यूमन फिजियोलॉजी. ये 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. इसके अलावा आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ यूनिट 3rd जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं. पहला है दैट इज़ आर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे. इसके अलावा आई हैव टू टेल यू द समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बायोलॉजी सीरीज जिसका नाम है बायोलॉजी टॉपिक सीरीज़, जिसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उन्हें याद करने में, उन्हें समझने में, वो सारे हम टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो क्लास 11th के हों चाहे वो क्लास 12th के हों. और अगर आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन अ इंस्टाग्राम, ऑन अ टेलीग्राम, इवन ऑन अ यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं और इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी. तो चलिए यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अब जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती हैं. तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मतलब लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि हमें लिविंग थिंग्स में जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज़ अ सेल, प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम सेल कहते हैं, वो सब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा सेल प्रेजेंट होगी. अब ये जो सेल होती है ये या तो सिंगल सेल प्रेजेंट होगी तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. अगर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. वेयर एज अगर सेल बहुत सारी सेल प्रेजेंट है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देखें तो जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ अ अमीबा. और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो एनिमल्स हम ही हैं. इसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से ही बने होते हैं, दैट दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि जो हमारा सेल है वो क्या होता है. जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितनी भी हमारी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें तो जो सेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उनकी खुद की अपनी एग्जिस्टेंस होती है. इसके अलावा जो सेल होती है वो लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब परफॉर्म कर सकती है. ये हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल की. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है जो सेल है उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, पहला फंक्शन. एंड दूसरा ये है कि वो सारी लाइफ में जितने भी परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन है वो सब सेल परफॉर्म कर सकती है. इसके बाद एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर आ इंडिपेंडेंट लिविंग. तो जो सेल है वो हमारी सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है लाइफ की. अगर उस सेल से कुछ छोटा है दैट इज़ कुछ भी लेस देन है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग जो उसकी है, उस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसको इंश्योर नहीं कर सकता. तो सेल ही है, मतलब जैसे जो सेल ऑर्गेनली होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते जबकि सेल शो कर सकता है. तो अगर हम सेल की हायरार्की की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे सेल होते हैं, जब सेल का ग्रुपिज्म होता है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं. जब टिश्यू का ग्रुपिज्म होता है तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं. देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स हमारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होते हैं. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट यहाँ से हमें ये पता चल जाता है
कि कुछ भी लेस देन एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल से कुछ भी छोटा है तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं इंश्योर करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो सेल होती है वो हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अ सिंगल सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज़ अ सेल। इसके बाद हम ये बताते हैं कि पहली लाइव सेल किसने देखी थी, दैट इज एवी लियोन हुक ने देखी थी, दैट इज अ एंटोन वॉन ल्यूक, जिन्होंने हमारी सबसे पहले लाइव सेल देखी थी। अगर हम रोबर्ट ब्राउन की बात करें तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी थी। और इसके अलावा जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो लास्ट में माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था वो था दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम सारे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। किसके? सेल के सारे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो हमारी डेड सेल है उसका इन्वेंशन किसने किया था, दैट इज़ बाय आवर रोबर्ट हुक। लाइव सेल का पता चल गया, दैट इज एवी लियोन हुक, एंड न्यूक्लियस इट इज़ अ रोबर्ट ब्राउन। यहाँ पे हमारा व्हाट इज़ अ सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की क्या क्या थ्योरी है। तो यहाँ से अब हम अपनी सेल थ्योरी के बारे में आगे पढ़ते हैं कि इन 1838 हमने 1838 में देखा था, जस्ट अ सेकेंड, हमने 1838 में देखा था दैट इज़ अ मैथियास क्लीडिन जो थे वो क्या थे, दैट इज़ अ जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स, और जितने भी प्लांट्स थे वो अलग अलग तरीके की सेल्स से बने हुए थे जो कि बाद में जाके क्या बना देती हैं, सेल्स टिश्यू बना देते हैं ऑफ द प्लांट। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे जो हमारे थियोडोर श्योन थे, जो कि हमारे क्या थे, दैट इज़ थियोडोर श्योन थे, दैट इज़ 1839 में। वो क्या थे, दैट इज़ अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो सेल होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था। तो इन 1838 में मैथियास क्लेडिन ने बताया था दैट इज़ जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो सारे अलग अलग तरीके की सेल से बने होते हैं और वही सेल्स आगे चल के टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी टाइम पे 1839 में थियोडोर श्योन ने बताया था हमें, जो हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, कि जो अलग अलग तरीके की हमारी एनिमल सेल्स होती हैं, दैट दिस इज़ अ एनिमल सेल। इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ प्लाज्मा membrane. He also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. और इसके अलावा उन्होंने प्लांट सेल के बारे में भी बताया था कि जो सेल वॉल है वो यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल्स का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्योन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, इन सारी प्रेजेंस के ऊपर एक श्योन ने प्रपोज की थी हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितनी भी हमारी बॉडी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या तो वो सेल्स की बनी होती है या फिर सेल के प्रोडक्ट की बनी होती है। इसके बाद जो हमारे स्किल्डिन और श्योन थे उन्होंने फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी। इस थ्योरी में वो ये नहीं बता पाए थे, ही डिड नॉट एक्सप्लेन, दैट इज़ अ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था श्योन और स्किल्डिन की सेल थ्योरी का, दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उन्हें ये नहीं पता था कि नई सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं। ये ड्रॉबैक था किसका, सेल थ्योरी का। दैट इज, और सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी, दैट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय स्किल्डिन एंड श्योन। तो जो हमारे रुडोल्फ विर्चो थे, दैट इज़ इन 1855 उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट सेल डिवाइडेड, सेल जो होती है वो डिवाइड करती है और जो न्यू सेल्स होती हैं फॉर्म्ड होती हैं।
फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले की जो सेल्स हैं उन्हीं से नई सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, जिसे उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्किल्डिन एंड श्योन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. तो इसके बाद जो हाइपोथेसिस दी थी, किसने, स्किल्डिन ने और श्योन ने दी थी, उस सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी गई, उसको मॉडिफाई किया गया, उस हाइपोथेसिस को या उस सेल थ्योरी को. तो उन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं. दूसरा बताया दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो सेल होती है वो कहाँ से अराइज होती है, अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल. तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो सेल इन अ अनियन पील, अनियन पील में कभी सेल ऑब्जर्व की है, या फिर ऑन अ ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. जो अनियन सेल होती है वो एक तरीके की प्लांट सेल है जिनके पास एक डिस्टिंक्ट मतलब एक डिफरेंट सेल वॉल होती है, वाज इट्स आउटर बाउंड्री, जो कि सेल वॉल क्या होती है, दैट इज अ आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, दैट इज अ सेल वॉल, जो कि आउटर बाउंड्री होती है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, इन अ प्लांट सेल में. और जो अगर हम ह्यूमन चीक के सेल की बात करें तो उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. तो उधर आउटर मेम्ब्रेन इज एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके पास क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्रोमोजोम्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए. अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हाँ कर सकते हैं. जो हमारा प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, इनके पास क्या होती है, दैट दे हैव अ सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल, मैंने बताया था एनिमल किंगडम में जब हमने यूनिट चैप्टर 4 पढ़ा था यूनिट 1 का, कि उसमें चाहे कोई भी एनिमल हो दैट दे डोंट हैव अ सेल वॉल, दैट दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर मूव करते हैं. तो हमारे सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम यूक्रियोटिक कहते हैं. ठीक है, वेयर एज जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं उनको हम प्रोक्रियोटिक कहते हैं. बोथ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. दैट इज़ अ कॉमन फीचर बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक. मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम यूक्रियोटिक सेल्स बोलेंगे, अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम प्रोक्रियोटिक सेल बोलेंगे. और जो हमारी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स होती हैं इन दोनों के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल, सेल के वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है. अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, इट इज़ अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ एंड प्लांट सेल. मतलब साइटोप्लाज्म एक वो बहुत मेन एरिया है जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल्स की भी. वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है जिसकी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं, लिविंग स्टेट कहते हैं. बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूक्रियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं. मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब याद करो, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट.
न्यूक्लियस के अलावा जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखने को भी मिलते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं। और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? दैट इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये सब क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन अ यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यहाँ पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही यहाँ हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ये हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है राइबोसोम, लेकिन फाउंड इन ऑल सेल, हर सेल में फाउंड हुआ मिलता है। साइटोप्लाज्म की तरह राइबोसोम भी हर सेल में मिलता है, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। अगर हम सेल के अंदर की बात करें तो राइबोसोम नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर हम सेल के अंदर की बात करें तो राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो और ऑर्गेनेली में मिलता है, दैट इज इन अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स में कहाँ देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ देखने को एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन अ रफ ईआर। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलेगा। क्या? राइबोसोम, जो कि क्या है? दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी मिलते हैं जिसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं। सेंट्रोजोम भी राइबोसोम की तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम हेल्प्स इन अ सेल डिवीजन। जो सेल्स होती है वो बहुत अलग अलग तरीके से डिफर करती हैं, या तो वो साइज में होंगी, शेप में, या उनकी एक्टिविटीज़ अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल है जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें दैट कुड बी अ 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की क्या लेंथ होती है? दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है उसे हम एग ऑफ ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच के एग होता है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारी जो आरबीसी होती हैं आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? दैट इज 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स जो होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। सबसे बड़ी क्या होती हैं? दैट इज अ नर्व सेल। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। तो सेल का जो वेरिएशन होता है वो हमें शेप में देखने को मिलता है। बहुत सारी सेल्स जो होती हैं डिस्क लाइक होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, कॉलमनर होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं, इवन इरेगुलर भी होती हैं। तो जो सेल्स का शेप होता है मे वेरी विद इन अ फंक्शन दे परफॉर्म। तो ये जो सेल का शेप होता है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ये हमें आरबीसी प्रेजेंट है जो कि राउंड और बाई कनकेव शेप का होता है। ये हमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है दैट इज़ आर इन एमोबॉइड शेप। अगर ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं तो ये लॉन्ग और नैरो होते हैं। ये हमारी नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा ब्रांच और लॉन्ग सेल्स होती हैं इन ह्यूमंस में। ये ट्रैकिड्स हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं। और दीज आर मीजोफिल सेल्स जो कि राउंड एंड ओवल शेप की होती हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दैट इज अ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दैट इज अ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
दे आर जनरली स्मॉलर, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन एन यूक्रियोटिक सेल, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होते हैं एज कम्पेयर टू यूक्रियोटिक सेल। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इन सबका साइज और शेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर हम बैक्टीरिया के शेप्स की बात करें तो बेसिलस लाइक, जो मतलब रॉड लाइक शेप होगा उसको हम बेसिलस बोलते हैं, जो स्फेरिकल शेप का होगा उसे हम कोकस कहते हैं। ये सारा हमने मतलब मोनेरा में भी पढ़ा है, दैट इज़ इन अ किंगडम प्लांटी। और अगर कॉमा शेप्ड है तो उसे हम विब्रियो कहेंगे, और स्पाइरल शेप है तो उसे हम स्पाइरलम कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोक्रियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोक्रियोटिक सेल्स की, वो फंडामेंटली कैसी होती है, सिमिलर होती है। फिर चाहे प्रोक्रियोट्स में हमें बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी क्यों ना देखनी पड़े शेप और साइज़ की। ऑल प्रोक्रियोटिक हैव अ सेल वॉल, जितने भी प्रोक्रियोटिक सेल्स होती हैं उन सब के पास सेल वॉल होती है, जो कि किसको सराउंड कर रही होती है, दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है दैट दे डोंट हैव अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा और बाकी सारे प्रोक्रियोट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि किसको सराउंड करती है, सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, दैट इज़ अ साइटोप्लाज्म। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिकली नेकेड होता है, जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और नेकेड के साथ साथ उसकी जो एनवेलप मतलब वो जो उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं हो रखी होती है। इन एडिशन टू अ जिनोमिक डीएनए के साथ जो हमारा सिंगल क्रोमोसोम है या फिर सर्कुलर डीएनए है, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जिनोमिक डीएनए। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, जो कि किसके बाहर बने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ जिनोमिक डीएनए के। दी स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इन छोटे डीएनए को हम क्या कहते हैं, दैट दे आर प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं ये कन्फर्म्स करते हैं द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है, दैट कन्फर्म्स द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर, क्या कन्फर्म करता है, यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर टू सच बैक्टीरिया के लिए। वन सच करेक्टर इज़ अ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और उसमें से सबसे अच्छा करेक्टर क्या है, दैट दे आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। हायर क्लासेस में हमें देखने को मिलेगा ये जो प्लाज्मिड होता है दैट इज़ अ प्लाज्मिड डीएनए, इट इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद एन फॉरेन डीएनए। तो ये प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है, ये मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विद एन फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी हमें यूक्रियोट्स में देखने को नहीं मिलती है, इज़ फाउंड इन यूक्रियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो प्रोक्रियोट की बात की थी, यहाँ पे अगर देखो याद हो तो, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जेनेटिक मटेरियल की बाहर की जो लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमने प्रोक्रियोट्स में देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, वेयर एज जो यूक्रियोट्स की बात करें तो उसमें हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। पता चल गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी बाहर की कवरिंग। नो ऑर्गेनी लाइक द वन इन यूक्रियोट्स आर फाउंड इन प्रोक्रियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइजोसोम। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिली नहीं है जो यूक्रियोट में मिलता हो, यूक्रियोट्स में मिलता हो और वही प्रोक्रियोट में मिलता हो, सिवाय राइबोसोम के। राइजोसोम ही ऐसा है जो दोनों में मिलता है, बाकी और कोई ऐसा ऑर्गेनिली नहीं है जो प्रोक्रियोट्स में भी हो और यूक्रियोट्स में भी हो। प्रोक्रियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। तो प्रोक्रियोट्स है उनके पास यूनिक फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन।
एक स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ होती है सेल मेम्ब्रेन की, और इसमें हमें डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म देखनी पड़ती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम भी कहते हैं। एंड मीजोजोम इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोक्रियोट, और प्रोक्रियोट का करेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज़ अ मीजोजोम, जो कि क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म। सो दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा मीजोजोम होता है वो क्या होता है, दैट इज़ अ इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मीजोजोम। अगर हम सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो जितने भी हमारे प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जितने भी हमारे प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, स्पेशली जितनी भी हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, उन सब का जो सेल का एनवेलप होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो सेल एनवेलप होता है ये किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर। कितनी लेयर स्ट्रक्चर मिलती है यहाँ पे, हमें 3 लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे बाहर जो होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, दैट इज़ फॉलोड बाय अ सेल वॉल। ठीक है, आउटर मोस्ट जो होती है दैट इज़ अ ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय अ सेल वॉल। एंड इसके बाद क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो हर लेयर है वो आपस में एक फंक्शन परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर इन अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और बहुत बार ये एक साथ एक्ट भी करती है, जिसे हम सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो 2 तरीके से क्लासीफाई हो रखा है ऑन द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेस पे बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, और स्टेनिंग प्रोसीजर के बेस पे भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो स्टेन ले लेते हैं, टेक अप द स्टेन, उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो नहीं लेते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर था ये भी किसने दिया था, दैट इज गिवन डेवलप बाय अ ग्राम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्राम, याद रखना। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करें, दिस इज अ पॉजिटिव and this is a negative. तो ये जो हमारा पॉजिटिव होता है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, दैट दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज अ ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पर हम पहले क्या होता है, दैट इज अ क्रिस्टल वॉयलेट कलर देते हैं। क्या देते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ पे भी देते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया को ये कलर दिया जाता है। देन इसके बाद आयोडीन, देन इसके बाद क्या देते हैं, आयोडीन, और इधर भी आयोडीन। तो यहाँ पे कौन सा कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर आ जाता है। यहाँ पर भी क्या आ गया, वॉयलेट कलर आ गया। यहाँ तक तो पता नहीं चला। इसके बाद इस वॉयलेट कलर को वॉश कर देते हैं, तो अभी भी यहाँ पर वॉयलेट कलर ही रहता है, और यहाँ क्या हो जाता है, दैट इज अ कलरलेस। इसके बाद यहाँ पे हम सैफरनिन देते हैं। जब हम सैफरनिन देते हैं, यहाँ पे भी सैफरनिन देते हैं, तो ये सैफरनिन देने के बाद ये हो जाता है पर्पल एंड ये हो जाता है पिंक। तो अगर हमें पिंक देखने को मिले, दैट मीन्स दैट इज़ अ ग्राम नेगेटिव। अगर पर्पल, देन दैट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो बहुत सारे कंपोजिशन में अलग होती है, उसकी थिकनेस अलग होती है अलग अलग बैक्टीरिया में। इट कैन बी अ लूज शीट, अगर वो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम स्लाइमी लेयर कहते हैं। वाइल बहुतों में ये थिक और टफ में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। जो सेल वॉल होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। सेल की शेप को कौन डिटरमाइन करती है, दैट इज़ अ सेल वॉल। और क्या प्रोवाइड कराती है, दैट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट
जो कि बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। और यही सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि जो भी हमारी सेल है वो बस्ट ना हो, कोलैप्स ना हो। इसके बाद जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। ये नहीं होता है कि वो सबको सेलेक्ट कर ले, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है इन नेचर में। इंटरैक्ट करती है विद एन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। किसके साथ इंटरैक्ट करती है? इंटरैक्ट विद एन आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूक्रियोट्स। और यूक्रियोट की मेम्ब्रेन के साथ ये मेम्ब्रेन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे हम मीजोजोम्स कहते हैं। और मीजोजोम्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब एक्सटेंशन होता है सेल के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। ये जो एक्सटेंशन होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, टिब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और लेमिनी की फॉर्म में होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये दे हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ये मीजोजोम्स का काम बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू अ डॉटर सेल्स। इसके अलावा मीजोजोम्स रेस्पिरेशन करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देते हैं। बहुत सारे प्रोक्रियोट्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया जो कि एक तरीके का प्रोक्रियोट है, उसमें हमें देखने को मिलता है बहुत सारी अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिनका काम क्या होता है? दैट दे हैव अ पिगमेंट। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं या तो वो मोटाइल हो सकती है, चल फिर सकते हैं, या फिर वो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो उनके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है, सेल वॉल से निकलती है, जो कि सेल वॉल से एक एक्सटेंशन निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ फ्लैजिला। अगर सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन निकल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ मीजोजोम। अगर सेल वॉल से निकल रही होती है फिलामेंटस एक्सटेंशन तो उसको बोलते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो आर रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया है उनके पास अलग अलग तरीके के नंबर देखने को मिलते हैं फ्लैजिला का, अलग अलग अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का। ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है, ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है ये किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स का बना होता है। एक को हम फिलामेंट कहते हैं, एक को हम हुक कहते हैं, और तीसरे को हम बेसल बॉडी कहते हैं। फिलामेंट जो होता है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट जो होता है सबसे बड़ा पोर्शन होता है, और कहाँ से होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। कहाँ से एक्सटेंड करता है? सेल के सरफेस से टू द आउटसाइड। अगर हम बिसाइड फ्लैजिला के अलावा बात करें तो जो हमारे पिलाई और फिम्ब्री होते हैं दैट दे आर अ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कैसे स्ट्रक्चर हैं? दैट दे आर अ सरफेस स्ट्रक्चर। और ये जो हमारे पिलाई और फिम्ब्री होते हैं दैट दे डोंट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में काम नहीं आते, मतलब मूवमेंट या चलने फिरने में काम नहीं आते हैं। कौन? दैट इज़ अ पिलाई एंड फिम्ब्री, एंड दीज आर अ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। इसके बाद जो ये जो पिलाई होता है दैट दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो पिलाई होते हैं ये बहुत स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिसे हम पिलिन कहते हैं। और ये जो हमारे फिम्ब्री होते हैं ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होते हैं। पिलाई जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्री, पिलाई लॉन्गर होते हैं, और ये जो फिम्ब्री होते हैं ये हमारे स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। कैसे फाइबर होते हैं? दैट आर ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकलते हैं, स्प्राउट आउट करते हैं। इन सम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया में दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू अ होस्ट टिश्यू। बहुत सारे बैक्टीरिया में ये फिम्ब्री क्या काम करता है? ये रॉक सरफेस से अटैच हो जाता है, रॉक से या स्ट्रीम्स में जाके अटैच हो जाता है, और बहुत टाइम में होस्ट के टिश्यू के साथ भी अटैच हो जाता है। कौन? फिम्ब्री। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। वो जो हमारा फ्लैजिला है, पिलाई है और फिम्ब्री, तीनों में डिफरेंस पता चला गया। ये जो फ्लैजिला है ये भी एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसे हम फ्लैजिलिन कहते हैं।
पिलाई जो है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। और ये जो हमारा फिम्बरी है वो जो है वो बैक्टीरिया को, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, इनका काम होता है बैक्टीरिया को अटैच करना, किसके साथ, रॉक के साथ, इन अ स्ट्रीम्स, रिवर्स, इन सब में। अगर हम राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं आर एसोसिएटेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम में, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये कितने के होते हैं, दैट दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। इनका साइज क्या होता है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, एक तो 50s और 30s सब यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 70s प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं दे आर अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस भी देखने को मिलती है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम। ठीक है, जब एक ही राइबोसोम बहुत सारे किससे अटैच हो जाए, सिंगल एमआरएनए से। तो ये जो हमारे राइबोसोम्स हैं ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये जो हमारे पॉलीसोम्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉलीसोम्स के जो राइबोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो ये जो हमारा रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये कहाँ स्टोर्ड होता है, दैट दे आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। दे आर नॉट बाय एन एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं हो रखी होती हैं और फ्री तरीके से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल होता है फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा जो हमारे गैस वैक्यूल्स होते हैं दैट दे आर आल्सो फाइंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो हमारे गैस वैक्यूल्स होते हैं ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोकैरियोट पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो हमें पता चल गया हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमने प्लांटी किंगडम में भी पढ़ा था, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल हमें कहाँ देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और मोनेरा में भी वही सेम चीज़ होती है क्योंकि मोनेरा के अंदर ही बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो अगर हम आगे पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, सारे प्रोटिस्ट इंक्लूड्स करती है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through a presence of membrane bound organelles। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और उसके अलावा बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी देखने को मिलते हैं। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो नहीं होता।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? जो जेनेटिक मटेरियल की आउटसाइड वाली लेयर होती है। इसके अलावा इन एडिशन टू यूक्रियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। यूक्रियोटिक सेल्स में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की भी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की भी। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और जो यूक्रियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में ऑर्गेनाइज्ड होता है? दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ क्रोमोसोम। अगर हम यूक्रियोटिक सेल्स की बात करें तो आर नॉट आइडेंटिकल, तो जितनी भी हमारी यूक्रियोटिक सेल्स होती हैं वो सारी आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं और एनिमल सेल्स होती हैं वो बहुत अलग होती है। जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनके पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल होता है, जो कि ये सब एनिमल सेल्स में हमें देखने को नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होता है, जो कि प्लांट सेल्स में हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेल वॉल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल हमें एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलता। और वहीं पर अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो वो हमें प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो हमारा ऊपर वाला डायग्राम है ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है। ये रहा इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दिस इज ये क्या होता है? इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। दीज आर लाइसोसोम्स। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। दिस इज अ गोल्गी एपरेटस, दिस इज अ न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, दिस इज अ मिडल लेमिना, दिस इज अ सेल वॉल। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज आर राइबोसोम्स, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ साइटोप्लास्ट, this is a peroxisome and this is a microtubule and this is a plasmodesmata। अब आते हैं हम अपने एनिमल सेल की तरफ। तो इसमें भी गोल्गी एपरेटस होता है, माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम इसमें भी होते हैं, लाइसोसोम इसमें भी होते हैं, राइबोसोम इसमें भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल देखने को मिला था, वो हमें यहाँ नहीं मिला। यहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिले, वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेम्ब्रेन का तो दैट इज़ ओनली स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इन द 1950। मीनवाइल केमिकल स्टडीज़ अगर हम करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली जिसे क्या कहते हैं आरबीसी, अगर हम आरबीसी की स्टडी कर रहे हैं, वो अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये स्टडीज़ होती हैं क्या शो करती हैं? दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा लिपिड क्या होते हैं? दैट आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। जो कि कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स अरेंज होते हैं विद द पोलर हेड। जो कि पोलर हेड किसकी तरफ होता है? आउटसाइड की तरफ होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो इनर की तरफ होती है। मतलब हेड बाहर की तरफ होता है और जो हमारी टेल है वो अंदर की तरफ होती है, लाइक दिस।
दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ टेल, दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ टेल। इधर से होगा तो दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ हेड। तो यहाँ से पता चल गया ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, पोलर हेड है, ये हमारा पोलर हेड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड। और जो टेल है दैट इज़ अ जो नॉन पोलर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड। इसके बाद ये इंश्योर करती है कि जो नॉन पोलर टेल होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एन एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नॉन पोलर टेल का काम क्या होता है, दैट इज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसकी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है और एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन सम कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अलावा कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है अलग अलग सेल में। इन ह्यूमन बीइंग्स में, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो हमारा इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मतलब आरबीसी, आरबीसी जो होते हैं उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। प्रोटीन 52 होता है, लिपिड 40 होता है, लिपिड कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ इंटीग्रल और पेरिफेरल। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, वो दो तरीके से क्लासीफाई हुए हैं, एक होते हैं इंटीग्रल और एक होते हैं पेरिफेरल। इंटीग्रल नाम से ही पता चल रहा है कि या तो वो पार्शली या टोटली ब्यूरिड होते हैं इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटी मतलब अंदर, अंदर की तरफ या तो पार्शली आधे होंगे या फिर टोटली होते हैं। और जो दूसरे हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज आर पेरिफेरल प्रोटीन दैट आर दे आर फाउंड इन मेम्ब्रेन सरफेस। दिस इज आर इंटीग्रल प्रोटीन जो कि टोटली ब्यूरिड हो रखा है इन द मेम्ब्रेन। दिस इज अ फोस्फोलिपिड एयर एंड दीज आर कोलेस्ट्रॉल एंड दीज आर शुगर। इसके बाद एक एन इम्प्रूव मॉडल आया था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का एक नया मॉडल आया था दैट इज़ प्रपोज बाय अ सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने 1972 में ये मॉडल दिया था, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था दैट इट इज़ अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का वो अनेबल करेगा लेटरल मूवमेंट, किसका मूवमेंट, किसका, प्रोटीन का विद इन अ ओवरऑल बाइलेयर, बाइलेयर में लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन का। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन अ मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट फ्लूइडिटी, ये जो एबिलिटी होती है मूव करने की मेम्ब्रेन के अंदर ही, इसको किस फॉर्म में मेजर किया गया है, मेजर इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइडिटी। तो यहाँ पे अभी तक हमने कितनी डेट्स याद कर ली हैं, अगर हम डेट्स की ही बात करें तो हमने पहला जो साइंटिस्ट पढ़ा था दैट इज़ आर मैथियास किल्डिन इन 1838। दूसरा हमने पढ़ा था थियोडोर श्योन जो कि 1839। थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे रुडोल्फ वर्चो जो कि थे 1855। इसके बाद हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आया दैट इज़ बाय आर सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इसमें बहुत सारे हमें साइंटिस्ट के नाम पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है। थोड़े टाइम बाद पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर होना लगता है, जैसे हम माइक्रोफिलामेंट्स और सीलिया और फ्लैजिला तक आते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना बोरिंग नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे ईजिली समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फंक्शन। अगर हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए? ये जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, ये क्या करता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है अक्रॉस इट। ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सबका और मतलब ईजिली फ्रीली परमिएबल नहीं होती है, दैट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना किसी एनर्जी की हेल्प से अंदर चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बाया पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सैल्यूट्स में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। अगर हमारे जो सैल्यूट्स हैं वो न्यूट्रल हैं, वो भी मेम्ब्रेन को पास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और जो सिंपल डिफ्यूजन होती है दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाना। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर भी चला जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम वाटर की मूवमेंट कराते हैं डिफ्यूजन से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज ऑस्मोसिस। बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं जो पास नहीं कर पाते हैं थ्रू अ नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो उस कंडीशन पे जब पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाते तो हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट कराते हैं? फैसिलेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसे हम फैसिलेशन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके मॉलिक्यूल्स और आयन पास करते हैं, और अगेंस्ट क्या होगी? दैट इज लोअर टू हायर। तो उस कंडीशन में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? एक हमने पैसिव के बारे में पढ़ा जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिली। एक्टिव पढ़ा जो कि अगेंस्ट होता है, ए से याद कर लेना, जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो पैसिव होता है ये हमारा क्या होता है? दैट इज अलोंग। और ये एक्टिव वाला होता है दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूट्स की बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूट्स की बात करें तो ये पास हो गए डिफ्यूजन की हेल्प से। और बहुत सारे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पास नहीं होते हैं। उस कंडीशन पे हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? कैरियर प्रोटीन की। और वो कैरियर प्रोटीन वाली कौन सी होती है? दैट इज अ फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। ये सारा अभी ये जो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हम अभी ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है यूनिट 4 जो है वो पढ़ेंगे, तो वहाँ समझ में अच्छे से आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव में नहीं होती। न्यूट्रल सॉल्यूट डिफ्यूजन के थ्रू हो जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उसे हम फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर वाटर का मूवमेंट हम कराते हैं डिफ्यूजन की हेल्प से तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट आवर सेल वॉल। हम इसमें अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेल वॉल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी इतनी देर से तो बात चली रही है कि हमने बता दिया है कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है। दैट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो हमारा सेल वॉल है दैट दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, चाहे कोई भी एनिमल हो,
उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। याद रखना, फिर भी कंफ्यूजन हो ही जाती है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, अगर कोई हमारा नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है तो उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि क्या है, दैट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। प्लांट्स और फंजाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर की कवरिंग है, मतलब फंजाई और यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा फंजाई है या फिर प्लांट सेल है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल इज अ आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी फंजाई की, अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसको हम काइटिन कहते हैं, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल जो होती है वो नॉट ओनली गिविंग स्पेस टू अ सेल बट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जो हमारी सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है वो सिर्फ शेप नहीं देती सेल्स को, इसके अलावा वो प्रोटेक्ट भी करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल से सेल इंटरेक्शन करने में भी सेल वॉल हेल्प करती है, और एक बैरियर प्रोवाइड करती है फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। और सेल वॉल क्या करती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। एल्गी की जो सेल वॉल होती है, एल्गी हैव अ सेल वॉल, जो एल्गी के पास सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल जो हमारी प्लांट्स की सेल होती है उसमें हमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन और प्रोटीन्स देखने को मिलता है। और हमारी जो फंजाई की सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो इसको लिख लेंगे। ये जो हमारी सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल्स की, मतलब अगर हमारे प्लांट सेल्स यंग हैं तो उसमें हमें प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगी दैट इज़ अ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। वो बाद में जाके डिमिनिश हो जाती है जैसे ही हमारी सेल मेच्योर होती है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो और जो हमारी सेकेंडरी वॉल है वो कहाँ फॉर्म होगी, दैट इज फॉर्म टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ फॉर्म होती है इनसाइड द सेल। अगर हम मिडल लैमिना की बात करें तो ये जो मिडल लैमिना होता है इट इज़ अ लेयर मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो होल्ड करती है या ग्लू, होल्ड करना मतलब रोकना, या ग्लू की तरह काम करती है फॉर डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। ये जो बाहर की नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको आपस में होल्ड करती है या ग्लू चिपका के रखती है नेबरिंग सेल्स को। ये जो सेल वॉल होती है और ये जो मिडल लैमिना होती है मे बी ट्रांसवर्ड बाय अ प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो किसमें ट्रांसवर्ड हो जाती हैं दैट इज ट्रांसवर्ड बाय अ प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ अ नेबरिंग सेल्स, अलग अलग पड़ोसी सेल्स की एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है। मिडल लैमिना होता है वो किसका बना होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। अगर एल्गी की सेल वॉल की बात करें दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। इसके अलावा हम फंजाई की सेल वॉल की भी बात कर लेते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, दैट इज काइटिन की। यहाँ से हम आगे फर्दर मूव करते हैं, फर्दर मूव टुवार्ड्स द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function। ये जितने भी हमारे membranous organelle हैं ये सारे distinct हैं, मतलब different हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर के फॉर्म में या फंक्शन की फॉर्म में देखा जाए। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और बहुत सारों को हम एक साथ क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन कहीं ना कहीं आपस में
क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज उनके फंक्शंस जो हैं वो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सिर्फ ये 4 ऑर्गेनली आते हैं, कम्स अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन से होते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। These 4 are the endomembrane systems because their functions are coordinated to each other. इनका जो फंक्शंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है या पेरोक्सिसोम का फंक्शन जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं बाकी ऊपर वालों की तरह, इसीलिए ये पार्ट नहीं है किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, फोर्थ वन इज अ वैक्यूल। आगे फर्दर मूव करते हैं टुवार्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करते हैं यूक्रियोटिक सेल्स की, जब यूक्रियोटिक सेल्स की स्टडी हो रही होती है अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्रीसेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं नेटवर्क या रेटिकुलम के। रेटिकुलम मीन्स लाइक दिस, ठीक है, इसके यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या जो ये ER होता है ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस को, मतलब जो सेल का स्पेस होता है उसको डिवाइड कर देता है 2 कंपार्टमेंट्स में। पहला होता है ल्यूमिनल जो कि ER के अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डैट इज अ ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, किसको, सेल के अंदर वाले पार्ट को। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो हमारा ER होता है ये बहुत बार राइबोसोम्स भी शो करता है। ER शोज द राइबोसोम्स जो कि किससे अटैच होते हैं, आउटर सरफेस से राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसको हम स्मूथ या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक्टिवली किस में पार्ट करता है, दे पार्ट इन अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और ये कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, किसकी, आउटर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सटेंसिव। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इज़ अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है किसका, लिपिड का। इन एनिमल सेल्स में हमें देखने को मिलता है ये जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो भी सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ पे, SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एनिमल सेल्स में भी हमें लिपिड लाइक जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ऐसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स जिसमें लिपिड का कंटेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, दैट दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो ये पार्ट गिवन है दिस इज द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दीज आर द राइबोसोम्स, और अगर ये राइबोसोम हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ जहाँ पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं तो इनको क्या बोलेंगे, दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक हो जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट आर
गोल्जी एपरेटस, सॉरी, नेक्स्ट इज आर गोल्जी एपरेटस। जो हमारा गोल्जी एपरेटस होता है दैट इज कैमिलो गोल्जी, जो थे 1898 में उन्होंने पहली बार एब्जॉर्ब किया था, उन्हीं के नाम पे ये हमारा गोल्जी एपरेटस नाम पड़ा है। जो कि कैसे होते हैं, डेंसली स्टेन्ड होते हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास जो ऐसे लाइक के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इनको हम रेटिकुलेट कहते हैं, दैट आर गोल्जी एपरेटस। दीज वर लेटर नेम्ड बाय गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। तो उनके बाद जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जॉर्व की थी तो उनके बाद ये नाम पड़ गया था गोल्जी बॉडीज़ का। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट और डिस्क शेप और सिस्टर्नी ऑफ, इसमें हमें बहुत सारी शेप देखने को मिलती है, फ्लैट शेप देखने को मिलती है, डिस्क शेप देखने को मिलती है, सैक और सिस्टर्नी देखने को मिलते हैं, जिनका क्या होता है दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। ये जो होते हैं दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से, ये देखो ये पैरेलल हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत सारे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ये जो गोल्जी सिस्टर्नी होता है आर कंसंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये जो सिस्टर्नी होते हैं दैट आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं विथ डिफरेंट कॉन्वेक्स या सिस फॉर्मिंग फेज। इनके पास पहला कौन सा होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस फेज कहते हैं, सिस फॉर्मिंग फेज। ये जो हमारा कॉन्वेक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिस फॉर्मिंग फेज। इसके बाद क्या होता है दैट इज अ कॉनकेव, कॉनकेव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। ठीक है, ये जो हमारा सिस और ट्रांस फेज होते हैं ये गोल्जी के, ये एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, पर आपस में कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दीज आर cis and convex, convex and concave, these are entirely different to each and other but they are interconnecting। ट्रांस और या फिर इसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक, ये जो गोल्जी एपरेटस होता है इसका फंक्शन क्या क्या होता है, गोल्जी एपरेटस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्जी एपरेटस का काम होता है ये पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की जो कि डिलीवर किया जाता है आइदर थ्रू अ इंट्रासेलुलर टारगेट और एक्सक्रीटेड आउटसाइड द सेल, या तो सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर। ये जो भी मटेरियल्स हैं ये जो पैक्ड होते हैं ये कौन सी फॉर्म में पैक किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो कि ईआर के साथ फ्यूज़ होंगे। पहले ये सिस फेज के पास जाएंगे, इसके बाद ये मैच्योरिंग फेज मतलब ट्रांस फेज के पास जाएंगे। दैट्स दिस एक्सप्लेन द गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से हमें ये पता चलता है ये जो गोल्जी एपरेटस है ये क्लोज एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। बहुत नंबर ऑफ प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं दैट इज सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं कहाँ, सिस्टर्नी में ऑफ गोल्जी एपरेटस के पास, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। जब ये ट्रांसफेज से रिलीज होते हैं तो उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं टुवार्ड्स आर लाइजोसोम्स। इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं लाइजोसोम्स को। ये जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की जो पैकेजिंग हो रही होती है ये वो वाले मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो ये तब फॉर्म होते हैं जब गोल्जी एपरेटस की पैकेजिंग हो रही होती है। द आइसोलेटेड लाइजोमल वेसिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं किसके में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनके पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइड्रोलेज कहते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज।
जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं कब, जब एसिडिक पीएच होता है। ये जो एंजाइम होते हैं आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड को। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस दैट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये वो स्पेस है मेम्ब्रेन बाउंड जो कि कहाँ फाउंड होता है, दैट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स अ वाटर सैप, इसके पास क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स जो कि यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए। ये जो वैक्यूल होता है इट इज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इनके पास कैसी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो होता है वो 90% ऑक्यूपाई कर लेता है सेल के वॉल्यूम को। प्लांट सेल में हमें कितना वैक्यूल देखने को मिलता है, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सेल। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये फैसिलिटेट करता है क्या, ट्रांसपोर्ट हो सके बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस का या बहुत सारे मटेरियल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द मॉलिक्यूल। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, लोअर टू हायर। हैंस ये जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हायर होती है वैक्यूल में देन इन अ साइटोप्लाज्म। तो कंसंट्रेशन जो है वो हमें वैक्यूल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। अगर हम अमीबा की बात करें तो वहाँ हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने का। और बहुत सारी सेल्स में जैसे हमें प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, दैट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय अनग्लफिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब हम फूड पार्टिकल्स को अनग्लफ कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं एंड वो कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज़ आर फाउंड इन मैनी प्रोटिस्ट। तो यहाँ से हम आगे अपना फर्दर मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ख़त्म हो चुका है क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वही होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड करते हैं। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स चारों पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, दैट इज अनलेस अ स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक हम उसे स्टेन नहीं कर लेते हैं तब तक वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नहीं दिखता है, दैट इज नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल इज वेरिएबली डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो जो एक्टिविटी होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सेल्स की, उस पर डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं पर सेल। यही चीज़ लिखी है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितने हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, अगर हम शेप और साइज़ की बात करें, अगर हम शेप और साइज़ की बात करें तो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व होती है, बहुत सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है शेप और साइज़ के बेस पे। टिपिकली इट इज़ अ सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.21 से मतलब 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, हमें कैसी कैसी शेप देखने को मिलती है, या फिर सॉसेज शेप होती है या सिलेंड्रिकल जिसका डायमीटर 0.2 से 1 होता है और जिसकी लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाकी जो हमने एंडोमेम्ब्रेन वाले पढ़े दे ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड।
ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जो ल्यूमन को डिवाइड करती है दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में। पहला होता है आउटर कंपार्टमेंट, दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट। ये जो हमारा इनर कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस देखने को मिलता है, एक तरीके का सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली लिमिटिंग बाउंड्री होती है ऑर्गेनेली की। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी होती है इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ये जो टू मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं इनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए। दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने एंजाइम्स होते हैं जो कि किससे एसोसिएट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के साथ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दीज आर अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूसेस अ सेलुलर एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये जो मैट्रिक्स होते हैं इनके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सर्कुलर शेप का डीएनए मॉलिक्यूल और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, डेट इज अ 70S एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और बहुत सारे कंपोनेंट जो कि क्या रिक्वायर करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज डिवाइड बाय अ फिजन, और ये फिजन की हेल्प से डिवाइड होता है। ये जो बाहर वाला है दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दीज आर अ मैट्रिक्स एंड ये जो फॉर्म हो रही है दैट इज आर क्रिस्टी, और ये जो है दैट इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ तक क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा प्लास्टिड। ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दैट दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स और प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं। ये दीज आर इजिली एब्जॉर्ब्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए इजीली हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इनके पास बहुत सारे बेसिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कलर्स इम्पार्ट करते हैं प्लांट्स को। तो पिगमेंट्स के बेस पे ये डिवाइड हो रखे हैं 3 टाइप में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जैसे नाम ही बता रहा है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड पिगमेंट, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, जो कि किस लिए एसेंशियल होती है, दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनाइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि होता है कैरोटिन, ज़ैंथोफिल और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स। ये क्या देते हैं, दिस गेव द पार्ट ऑफ द येलो, ऑरेंज और रेड कलर। कौन सा कलर देते हैं, या तो येलो या ऑरेंज या फिर रेड कलर। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज के होते हैं और क्या स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। इसके अलावा इसमें हमें अमाइलोप्लास्ट भी देखने को मिलता है जो कि क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। इलियोप्लास्ट क्या होता है, दैट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट। क्या स्टोर करते हैं, ऑयल्स और फैट। अगर हम आगे बात करते हैं दैट इज एल्यूरोप्लास्ट, तो ये एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 टाइप्स और पढ़ी हैं। पहली हमने पढ़ी दैट इज अमाइलोप्लास्ट जो कि क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। दूसरे हमने पढ़े एलियोप्लास्ट जो कि फैट और ऑयल स्टोर करते हैं। इसके बाद थर्ड हमने पढ़े एल्यूरोप्लास्ट जो कि क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, बहुत सारे के क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, मीजोफिल सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ फाउंड होते हैं, दैट दे आर फाउंड इन अ मीजोफिल सेल्स। लीव्स के मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है ज़्यादातर, जो कि कैसी शेप का होता है, लेंस शेप का,
ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड, इवन रिबन लाइक शेप भी देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग लेंथ होती है, दैट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, और इनका जो नंबर होता है वो भी वेरी होता है। अगर हम 1 नंबर की बात करें, एक नंबर, अगर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है पर सेल, तो वो हमें क्लोमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा, जो कि एक ग्रीन एल्गा है। और अगर हमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने हैं पर सेल, तो वो हमें मीजोफिल में देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वन ऑफ द टू, एक इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, लेस परमिएबल एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। जो स्पेस होता है दैट इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो अंदर हमें स्पेस देखने को मिलता है इनर मेम्ब्रेन में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में। ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज इन अ स्टैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं, लाइक अ पाइल्स की तरह। कॉइन्स, जब हम एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा रखते हैं, तो उसको हम पाइल्स कहते हैं या स्टैक कहते हैं। तो थैलाकॉइड की अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी ही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ये जो हमारा इंटरग्रेनल थैलाकॉइड जो होता है, इन एडिशन एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्ट्रोमा लैमिना कहते हैं, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है थैलाकॉइड्स को अलग अलग डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड्स को कौन करता है, अरेंज करता है। दैट ये इस तरीके से प्रेजेंट हैं थैलाकॉइड्स, दैट दीज आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, और इसको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमन। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, दैट इज़ अ स्पेस होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की। इसके बाद इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यहाँ पर हमें स्मॉल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है, और यहाँ पे हमें राइबोसोम्स भी मिलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं थैलाकॉइड्स में, और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं, दैट इज़ क्या होते हैं, 70s। देन अ साइटोप्लाज्मिक राइजोम्स, और साइटोप्लाज्म में कौन से राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, 80s। और जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज़ अ 70s। तो जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं। ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा, दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी होगी अंदर इनर मेम्ब्रेन। इससे एक सिंगल को हम ग्रेनम कहेंगे। ये जो ऊपर है दैट इज़ इससे ये एक सिंगल को हम थैलाकॉइड कहेंगे, और ये जो दो थैलाकॉइड को आपस में अटैच कर रहा है, ये एक स्ट्रोमा लैमिनी से, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमिनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े टॉपिक, दैट इज आर राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, तो राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो राइबोसोम होते हैं वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बार एब्जॉर्ब किए गए थे अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल। किसने डिस्कवर किए थे, बाय जॉर्ज पैलेड ने। किसने किए थे, बाय जॉर्ज पैलेड ने इन 1953। दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये जो हमारे राइबोसोम होते हैं किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन्स के, एंड दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट दे आर मेम्ब्रेनलेस। यहाँ पे हमें देखने को मिला जो हमारा यूक्रियोटिक के राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं, वैसे हमारे प्रोक्रियोटिक के राइबोसोम 70s होते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ अ 2 सब यूनिट।
हर राइबोसोम के पास दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर, एक होती है स्मॉलर। जो जो दो 80 की जो सब यूनिट होती है वो 60-40 होती है, और जो हमारी 70 की यूनिट होती है वो 50-30 होती है। और एस को हम कहते हैं सेफर्टबर्ग यूनिट कहते हैं, जो कि इसका क्या मतलब होता है, दैट इज़ अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि क्या करता है, इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। ठीक है, ये जो दोनों बोथ 70S और 80S राइबोसोम्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। तो जो हमारे 80S होते हैं ये किसके बने होते हैं, 60 और 40 के, और जो हमारे 70S होते हैं ये बने होते हैं 50 और 30 के। ठीक है, जितने भी हमारे यूक्रियोट्स होते हैं उन सब में हमें ये 80S मिलता है, और जितने भी हमारे प्रोक्रियोट्स होते हैं उसमें हमें 70S मिलता है। लेकिन एक और चीज़, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ क्या मिलता है, दैट इज़ अ 70S, जो कि यूक्रियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोक्रियोट्स में भी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखने को मिलता है, 70S। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। दैट इज अ इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, जब बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नेटवर्क मिलता है फिलामेंट का जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल, सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है वो कैसे इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज अ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, मोटिलिटी का काम करता है, और मेंटेनेंस करता है शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करने में काम आता है। कौन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं, दैट इज दैट दे हेल्प इन अ सपोर्ट, मोटिलिटी, थर्ड इज अ मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की आउटर ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक अ ओर्स। सीलिया कैसे होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं आइदर सेल की या सराउंडिंग फ्लूइड की। फ्लैजिला जो होते हैं वो सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर होते हैं और सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो हमारे पास प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूक्रियोटिक फ्लैजिला। लेकिन प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला ज़रूर होता है, लेकिन जो यूक्रियोटिक का फ्लैजिला होता है और जो प्रोक्रियोटिक का फ्लैजिला होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सॉरी। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी अगर हमने जब सीलिया और फ्लैजिला की थी तो हमें देखने को मिला था कि ये जो हमारा सीलिया और फ्लैजिला होता है दे आर कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनका कोर होता है जिसे हम एक्सोनीम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस। ये जो हमारे एक्सोनीम होते हैं ये 9 डबलेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, रेडिली अरेंज होते हैं, जिन्हें हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और एक पेयर प्रेजेंट होता है जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ऐसे अरेंजमेंट को, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरे कहते हैं। ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड बाय ब्रिज,
जो सेंटर के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ शीथ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल शीथ, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial scope. जो कि किससे कनेक्ट होते हैं, एक ट्यूब्यूल के साथ, किसके ट्यूब्यूल के साथ, पेरिफेरल डबलेट ट्यूब्यूल के साथ, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक. ठीक है, दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक. यहाँ से हमें पता चला कितनी रेडियल स्पोक्स होती है, 9. पेरिफेरल डबलेट जो होता है आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. और ये पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं वो आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंकर्स. ये जो बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला हैं, ये कैसे इमर्ज होते हैं, फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी. ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं कहाँ से इमर्ज होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी. अभी हम ये डायग्राम देखते हैं. ये बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ये जो डबलेट प्रेजेंट हैं, दो, इन्हीं को हम पेरिफेरल डबलेट कहते हैं, जो कि कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेजेंट हैं. अगर हम इंटर डबलेट ब्रिज की बात करें, दिस इज अ ब्रिज जो आपस में कनेक्ट कर रहा है पेरिफेरल डबलेट को. इसके बाद एक पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल कहते हैं. और ये जो पेयर होता है ये किसके अंदर होता है, दैट इज अ शीथ कॉल्ड सेंट्रल शीथ. और ये जो पेयर होता है, ये जो यहाँ प्रेजेंट है सेंट्रल शीथ में, इनके बाहर ये पेरिफेरल डबलेट के साथ एक एक से कनेक्ट होते हैं, किसी एक से, उसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक. वो भी कितने होते हैं, 9 इन नंबर. यहाँ तक क्लियर है. अब डायग्राम बता दिया तो ज़्यादा समझ में आ गया होगा. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल. ठीक है, जो हमारा सेंट्रोजोम होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनेली यूजली कंटेंटेड ऑफ 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सेंट्रोजोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं. बोथ आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स. दोनों किससे सराउंडेड होते हैं, दैट दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रीजोम्स. ये जो दोनों सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रीजोम के अंदर, दोनों को सेंट्रीजोम कहते हैं, लेकिन जो दोनों इंडिविजुअल हैं उनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं. ये कैसे अरेंज होते हैं, दैट दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील. जिसमें एक की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, लाइक अ कार्ट व्हील. दे आर मेड अप ऑफ, ये कितने बने होते हैं, ये 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के. किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं. ये जो हमारा ईच पेरिफेरल फिब्रिल है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है. पहली बात है, ये जो फिब्रिल ईच पेरिफेरल फिब्रिल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है. और ये जो हमारा पेरिफेरल फिब्रिल है वो ट्रिपलेट होता है. जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो लिंक्ड होते हैं. जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन का, सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं, जो कनेक्ट करता है ट्यूब्यूल्स को ऑफ द पेरिफेरल टिबलेट, जिससे बाय रेडियल स्पोक. वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के. ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये पेरिफेरल टिबलेट जो प्रेजेंट है, ट्रिपलेट जो प्रेजेंट है, उनको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स और बाय रेडियल स्पोक्स, और जो भी किसके बने होते हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये बेसल बॉडी बनाते हैं, किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर की, दैट गिव राइज टू अ स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. तो ये जो सेंट्रियोल्स होता है इनका काम क्या होता है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट. ये जो सेंट्रियोल होता है ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजिला की एंड स्पिंडल फाइबर की, दैट गिव राइज टू अ स्पिंडल एपरेटस, जो कि बाद में एक स्पिंडल एपरेटस बनाती है ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल. आगे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे.
कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, इसका मटेरियल क्या होता है, इन सब के बारे में हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो हमारा न्यूक्लियस थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये हमने फर्स्ट पेज पे भी पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। दैट इज न्यूक्लियस ऐसा सेल ऑर्गेनेली है दैट इज डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी एज अ अर्ली इन 1831 में। इसके बाद लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय अ बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो ये जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, ये किससे स्टेन होता है, विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई। उस बेसिक डाई का बाद में क्या नाम दे दिया था, क्रोमेटिन दे दिया था, किसने, फ्लेमिंग ने। इसके बाद जो इंटरफेस का हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस वो होती है जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड होता है, इलेबोरेट होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन की फाइबर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड that the electron envelope, which consists the two parallel membranes within a space between, called the perinuclear space, which forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. तो हमारा पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, दैट इज अ दैट इज अ न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके पास दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, जो मटेरियल अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के उसके लिए, और जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनके लिए। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, दैट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस होती है, हमें पता है, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लाइन लिखी है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय मिनट पोर्स। बहुत बार बहुत जगह देखा होगा कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप हैं इनमें वो इंटरप्टेड हो जाते हैं विद बाय अ मिनट पोर्स, उसमें मिनट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। और ये जो मिनट पोर्स होते हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ अ टू मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर अ पैसेज ऑफ through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and cytoplasm। तो ये जो हमारे मिनट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये अगर ये मिनट पोर्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करते हैं, ये पैसेज का काम करते हैं। जब RNA की मूवमेंट हो रही होती है और प्रोटीन की हो रही होती है, दोनों डायरेक्शन में भी, इधर भी और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली क्या होता है, देयर इज ओनली अ वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। बहुत बार हमें न्यूक्लियाई के नंबर में भी वेरिएशन देखने को मिला है। सम मैच्योर सेल्स, बहुत सारी मैच्योर सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, ऑफ मैनी मैमल्स, एंड सीव ट्यूब सेल्स, जो कि किसकी होती हैं, वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट्स की क्या होती हैं, दैट इज अ सीव ट्यूब सेल्स, वहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और हमारी आरबीसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, या जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियोलाई होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि होता है प्रेजेंट होता है इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ न्यूक्लियोलाई। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कॉन्टिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। और जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ये भी क्या होता है,
मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। और हमने मेम्ब्रेनलेस क्या पढ़ा है, राइबोसोम। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये जो न्यूक्लियोलस होता है दैट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट के लिए न्यूक्लियोलस यूज होता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नंबर पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर तो वो क्या करते हैं, कैरी प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास लूज और बहुत डिफरेंट तरीके का न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, अलग अलग स्टेजेस सेल डिवीजन की देखने के टाइम पे ये जो सेल्स जो होती हैं वो क्या शो करती हैं, क्रोमोसोम शो करती हैं इन अ प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रोमेटिन होता है उनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है और सम बेसिक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, ठीक है। एक ह्यूमन सेल के पास कितना लंबा डीएनए होता है, दैट इज़ अ 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए होता है जिसमें 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी डीएनए के बारे में हम 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा ईच क्रोमोसोम जो होता है विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, जब सेल्स डिवाइड हो रही होती है तभी हम क्रोमोसोम्स को देख पाते हैं, ठीक है। बेस्ट स्टडी क्रोमोसोम्स की कब होती है, मेटाफेज स्टेज में। एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि क्या है, दैट इज ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट, ठीक है। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, ये दो क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं। लाइक मैं अभी बताती हूँ, ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जस्ट अ सेकेंड, दिस, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो एक क्रोमोसोम होता है उस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, दीज आर 2 क्रोमेटिड, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ये जो रेड कलर का प्रेजेंट है दैट इज़ अ 1 सेंट्रोमियर, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करे दैट इज़ अ 1 सेंट्रोमियर। और इसके अलावा 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्रेजेंट है ग्रीन कलर की, 2 काइनेटो, ठीक है। और ये जो हमारा सेंट्रोमियर होता है दैट इज़ अ रेड रीजन, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। अब दोबारा पढ़ते हैं, ईच क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, एक क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ दिस, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, जो कि क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो हमारे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर क्या होते हैं, दैट इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करना क्रोमोसोम के, ये जो क्रोमोसोम है इसके ये 2 क्रोमेटिड है, इन दोनों को होल्ड कौन कर रहा है, दैट इज़ अ सेंट्रोमियर। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम क्लासीफाई किए गए हैं 4 क्लासेस में। पहला होता है मेटासेंट्रिक, मतलब
मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा मिडल से थोड़ा दूर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। एक छोटी आर्म है जिसमें एक छोटी आर्म मिलती है और एक लॉन्गर आर्म मिलती है। एक्रोसेंट्रिक मतलब एंड के पास फॉर्म्ड हो रखा है वन सेंट्रोमियर। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट है और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग है। वेयर एज अ टीलोसेंट्रिक जब टर्मिनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे 4 केसेस दे रखे हैं। दैट दिस इज अ मेटासेंट्रिक, सेंटर पे प्रेजेंट है। दिस इज अ सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे है मेटासेंट्रिक से। दिस इज अ एक्रोसेंट्रिक जिसमें हमारा एक बहुत छोटा है एंड एक मिनट हाँ एक्रोसेंट्रिक, ये हमारा एक्रोसेंट्रिक है जिसमें हमारा एक छोटा है एक बड़े हैं एंड दीज आर अ टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये शॉर्ट आर्म होती है जो छोटी वाली होती है, दीज आर लॉन्ग आर्म। जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम पी कहते हैं और लॉन्ग आर्म को हम क्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम्स, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना लेते हैं। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना लेते हैं एक कांस्टेंट लोकेशन पे, और वो अपीयरेंस देते हैं एक स्मॉल फ्रेगमेंट की जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट इज अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज फॉर्म्ड इन अ सेम लोकेशन, दैट इज अ कांस्टेंट लोकेशन। माइक्रोबॉडीज़ की बात करें तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़। जो मिनट वेसल्स होते हैं उनको हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं, जिनके पास बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पे हमारा द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम या तो बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, नहीं तो हम द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करेंगे, या हो सकता है दोनों वीडियोस आ जाएं। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर एंड हो रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। किसी को कोई भी डाउट है तो वो बताए, उसका टॉपिक बन जाएगा बायोलॉजी टॉपिक सीरीज़ में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।